हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें हम आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्डिंग मतलब होता है रासायनिक बंध। ठीक है, और इसमें भी आयनिक और सहसंयोजक बंध के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए इसकी अवधारणा के बारे में। क्या है केमिकल बॉन्डिंग की अवधारणा? रसायन विज्ञान में रासायनिक बंधन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत बॉन्ड का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, खास करके बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए जिन्होंने फार्मास्यूटिकल विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न यौगिकों की संरचना और गुणों को समझने की आवश्यकता होती है। ये जो टॉपिक है इसमें हम आयनिक और सहसंयोजक बंधनों की मूल बातें बताएंगे। ठीक है, इसमें किस तरीके से एक अणु दूसरे अणु से मिलकर, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर अणु और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक बॉन्ड का परिचय। तो केमिकल बॉन्डिंग का क्या परिचय है? देख लीजिए रासायनिक बॉन्ड का परिचय। रासायनिक बंधन वह बल है जो किसी अणु या यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ रखता है। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक अणु, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, आपस में एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, यह बंधन परमाणुओं के बीच आकर्षण के कारण होता है। यानी उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है। और परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि परमाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, यहां पर हम रासायनिक बॉन्ड के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें दो प्रकार हैं यहां पर, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेंगे आयनिक बॉन्ड। तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिससे उनमें एक आवेश उत्पन्न होता है, यानी आवेशित कण बन जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। ठीक है, इस प्रकार बंधन आमतौर पर धातु और अधातु परमाणुओं के बीच होता है। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो धातु और अधातुओं के बीच बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे यहां पर NaCl दिया है। ठीक है, यहां पर NaCl के द्वारा डायग्राम में समझाया गया है। देख लीजिए NaCl, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8 और 1। ठीक है, और Cl होता है परमाणु क्रमांक 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 8,
2 8 और 7, देख लीजिए 11 2 और 8 10 और प्लस 1 11 17 2 8 10 प्लस 17, ठीक है। यानी कि जो Na है सोडियम, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या करेगा, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, ठीक है। इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा जिससे ये आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। यानी सोडियम को स्थायी बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को त्यागना पड़ेगा। और क्लोरीन को स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक, अपने स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए Na के अंतिम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Cl के अंतिम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, समझ लीजिए Na के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अगर अपने आप को स्थायी रखना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, यानी इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी त्याग देगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इस पर चार्ज आएगा प्लस, यानी पॉजिटिव, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पर चार्ज आएगा माइनस का, ठीक है। यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पर धन आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी ऋणात्मक आयन, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम पर एक धनायन और क्लोरीन पर एक ऋणायन बनेगा। तो समझ में बात आई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयनिक बंध का निर्माण किस तरीके से ये निर्माण करते हैं, ठीक है, अभी मैंने समझाया भी था। तो एक बार फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, जो आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है। यानी कम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है। यानी जिसकी ऋणात्मकता कम होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और एक धनावेशित आयन बना लेता है। इसी तरीके से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है वो क्या करेगा, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा और ऋणात्मक आवेशित बना लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी समझाया था NaCl, Na पर क्या होता है, ये कम विद्युत ऋणात्मक वाला होता है, यानी इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये उच्च ऋणात्मक वाला परमाणु है, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम धातु अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा, यानी Cl को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण एक आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद ये होता क्यों है, किस कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल, यानी विद्युत बल, ठीक है। विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षक, ठीक है। विपरीत आवेशित आयन जो कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। जो विपरीत आवेश वाले आयन है, यानी विपरीत आवेश मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये कैसे विपरीत आवेशित वाले,
यानी जैसे Na+ और Cl-, ठीक है, विपरीत आवेशित वाले हो गए, यानी इसमें एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, इनके बीच एक प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल लगा होगा, जिसके कारण ये आपस में एक आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मैंने समझा भी चुका हूं। जैसे सोडियम धातु है, इसके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के बाहरी आवरण में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसे स्थिर रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यानी सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl को स्थिर रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये परमाणु स्थिर रह पाएगा। ठीक है, तो सोडियम अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन खो देता है और Na+ आयन बन जाता है, और Cl यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है और Cl- आयन बना लेता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए एक बार फिर देख लीजिएगा, NaCl किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है आयनिक बॉन्ड का। यहां पर Na पर एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, Na के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि Cl के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करेगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन Cl के लिए ट्रांसफर कर देगा, और क्लोरीन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अंतिम कोश में, और इसी तरीके से सोडियम के अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों स्थायी बना लेंगे। ठीक है, स्थायित्व का गुण आ जाएगा, और इस तरीके से यहां पर Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक NaCl नाम का सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है, क्या होते हैं आयनिक यौगिकों के गुण, देख लीजिए। सबसे पहला यहां पर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो दो आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है Na+ और Cl-, इनके बीच एक विद्युत आकर्षण बल लगा होता है, जिसे तोड़ने के लिए एक बड़ी मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका गुण है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता। विद्युत चालकता से मतलब है जब आयनिक यौगिक जल में घुलते हैं या पिघले हुए रूप में विद्युत का संचालन करते हैं, तो ये जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यानी जब आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है या आयनिक यौगिक एक पिघली हुई अवस्था यानी द्रव के रूप में होते हैं, तो इसके जो कण होते हैं विद्युत संचलन कर सकते हैं, और इसमें जो आयन होते हैं वो
आसानी से मूव करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। घुलनशीलता। घुलनशीलता से मतलब देखिए, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। आयनिक यौगिक हमेशा जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके टूट जाते हैं और उसमें घुलनशील बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका गुण है ब्राइटलनेस यानी भंगुरता। भंगुरता से मतलब होता है ये आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और आसानी से हल्का सा बल लगाने पर ही टूट जाते हैं। भंगुरता का मतलब है आसानी से टूट जाना। ठीक है, क्योंकि समान आवेश वाले आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब समान आवेश वाले आयन होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश वाले आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर ये आयनिक यौगिकों के बीच, समान आयनिक यौगिकों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है जिससे ये टूट जाते हैं और ये भंगुर बन जाते हैं। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो आयनिक होगी, सामान्यतः भंगुर होते हैं यानी ब्राइटलनेस होते हैं। ठीक है, अगला जो बॉन्ड है हमारा वो है कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। अभी तक हमने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट दूसरा जो है वो सहसंयोजक बॉन्ड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध। क्या होता है सहसंयोजक बंध? जब परमाणु स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयरिंग करते हैं यानी साझा करते हैं तो इस प्रकार का बंधन आमतौर पर गैर धातु परमाणुओं के बीच बनता है। यानी तात्पर्य यह है कि जब कोई भी परमाणु क्या होता है, अपने आप को स्थिर रखना चाहता है, यानी उसका अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर हो जाए, जिससे कि वो स्थिरता प्राप्त कर ले इससे, और ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। इस प्रकार ये गैर धातु परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे यहां पर एक दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल यानी जल का एक अणु दे रखा है और यहां पर टेबल सॉल्ट यानी साधारण नमक है NaCl। ठीक है, तो यहां पर H2O, ये H2O है यानी जल, और ये NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं, एक ये है और एक ये है, और ये एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 अणु है हाइड्रोजन के। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में है। अब ये क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, ये इन्होंने कर लिया साझा, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इन्होंने, एक साझा कर लिया। इस तरीके से हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक ये 2। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 थे, एक ये हो गया यानी 7 हो गए। ठीक है, अभी दूसरा हाइड्रोजन बचा है, यहां पर भी देखिए इन्होंने साझा किया है, तो इस हाइड्रोजन के भी अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कोश में और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए,
और इसी तरीके से ऑक्सीजन के देख लीजिए 6 तो इसमें थे, एक यहां से हाइड्रोजन से लिया 7 हो गए, एक यहां से हाइड्रोजन से लिया यहां 8 हो गए। ठीक है, तो इसलिए यहां इन्होंने बना लिया एक क्या इस तरीके से बॉन्ड। ठीक है, यहां पर इस तरीके से इन्होंने एक क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, जो कहलाएगा हमारा सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसी तरीके से NaCl में देख लीजिए, NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बना है, ये हमारा Na है और ये Cl है। Na के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में। ठीक है, और Cl के अंतिम कोष में यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यानी अगर हम Na का 1 इलेक्ट्रॉन Cl के लिए ट्रांसफर कर दें तो Cl के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए यहां से ये क्या करा, ट्रांसफर कर दिया, यानी इसके कोष में हो गए अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ठीक है, और सोडियम के अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, Na भी स्थायी हो गया और Cl भी स्थायी हो गया। इस तरीके से इन्होंने यहां पर बना लिया आयनिक बॉन्ड, Na+ और Cl-। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए दोनों पर एक एक चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सहसंयोजक बंध का निर्माण देखिए किस तरीके से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सहसंयोजक बंधन में परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। यानी कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थिर रखने के लिए, स्थिर मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले जिससे उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। ठीक है, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्या करेगा, ये दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से साथ आपस में साझा करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, यानी कि एकल बंध और दोहरा बंध यानी द्विबंध और त्रिबंध। यहां पर देखिए हाइड्रोजन H2 है, H2। अब H2O में देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके में हो गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे 1 और 2, तो दोनों ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अष्टक पूर्ण कर लिया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड समझ लीजिए, N2 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 में क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा,
यहां से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा 1 2 और 3 और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यहां पर हो गए 8। इसी तरीके से दूसरा एन देखिए, नाइट्रोजन परमाणु 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में थे, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और इस तरीके से इन्होंने बना लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का एक निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन में एकल बंध होता है, H2 में, ऑक्सीजन यानी O2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का उदाहरण। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का ही उदाहरण लिया है, जैसा भी मैंने एकल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध में समझाया था, उसी तरीके से यहां पर भी यही है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो बाहरी कोष होता है उसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसे अपना आवरण पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। जैसे H2 है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया आपस में, एक इलेक्ट्रॉन का, और दोनों के कोष में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां पर एकल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक, जब ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इसमें एकल बॉन्ड बनता है और एक स्थिर हाइड्रोजन अणु बना लेते हैं जिसका नाम है H2। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीजन परमाणु देखिए, O2 अणु क्या है, ऑक्सीजन अणु। ठीक है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आवरण को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, जिससे उसके अष्टक में, उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहां से ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और ये भी अंतिम कोष में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे और यहां पर द्विबंध का निर्माण होगा और एक O2 अणु बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सहसंयोजक यौगिकों के गुण क्या है। ठीक है, इसके क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक जो है वो लो होते हैं, यानी कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के बीच एक कमजोर बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। ठीक है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनमें एक कमजोर बल होता है जिसका नाम अंतरा आणविक बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, कमजोर बल के कारण ये गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यानी विद्युतीय इंसुलेशन। सहसंयोजक यौगिक किसी भी अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उनमें मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में तो होते हैं लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, इसलिए ये विद्युत इंसुलेशन में, मतलब विद्युत का संचालन नहीं कर पाते हैं। ठीक, घुलनशीलता। सहसंयोजक यौगिक गैर ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन में घुलनशील हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर पानी में यानी जल में अघुलनशील होते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि सहसंयोजक कंपाउंड
जल में अघुलनशील होते हैं। ये केवल बेंजीन में घुलनशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो है वो गैर ध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए ये बेंजीन में घुलनशील हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन ब्राइटल यानी गैर भंगुर, ठीक है। अधिकांश सहसंयोजक यौगिक भंगुर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक यौगिकों की तुलना में नरम और अधिक लचीले होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ये नरम और लचीले नहीं होते हैं, जबकि सहसंयोजक कंपाउंड जो होते हैं वो नरम और लचीले होते हैं। अगर उन पर बल लगाएंगे तो ये लचीलापन हो जाएगा उसमें, यानी टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सहसंयोजक यौगिक भंगुर नहीं होते हैं, ठीक है, टूट नहीं पाते। अब हम दोनों में तुलना देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और सहसंयोजक बंधों के बीच तुलना, तो दोनों के बीच तुलना करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज, और एक तरफ प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक कंपाउंड, और एक तरफ सहसंयोजक कंपाउंड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। देखिए फॉर्मेशन, आयनिक जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बीच स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बनता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड के बीच आयनिक बॉन्ड बन जाता है, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके बीच एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है या साझा होता है, आपस में साझा कर लेते हैं, ठीक है। यानी आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देते हैं, दूसरे परमाणु को दे देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं, ठीक है, यानी बंटवारा कोवैलेंट में, ठीक है। कोवैलेंट में क्या होता है, आपस में साझा करते हैं, ठीक, और इस प्रकार आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अब प्रकार क्या है, बॉन्ड टाइप, ठीक है। आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल लगता है, यानी विद्युत आकर्षण बल लगता है, ठीक है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और कोवैलेंट बॉन्ड में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, ठीक है। यानी जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, क्या एग्जाम्पल है, जैसे MgO सोडियम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की जो एग्जाम्पल है NaCl, MgO, NaCl में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, MgO में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहां पर Mg क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही कोवैलेंट कंपाउंड में देख लीजिए N2 में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। अब गलनांक और क्वथनांक के बारे में देख लीजिए, इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड होता है उनके बीच मजबूत आयनिक बल होता है। आयनिक बॉन्ड में एक मजबूत आयनिक बल होने के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही हाई होता है, ठीक है, हाई यानी उच्च होते हैं। जबकि
जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच एक कमजोर बल होता है जिसका नाम अंतरा आणविक बल होता है। ठीक है, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके कारण आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। ठीक है, और इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्रमशः अधिक और कम होते हैं। ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड का गलनांक और क्वथनांक उच्च और कोवेलेंट बॉन्ड का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। क्या होती है विद्युत चालकता? जब आयनिक यौगिक जो होते हैं पिघली हुई या जलीय अवस्था में होते हैं तो उसमें बिजली का संचालन होता है, यानी इलेक्ट्रिक मूव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का संवहन होता है। ठीक, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें बिजली का संचालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों का निर्माण होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, घुलनशीलता, सामान्यतः आयनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड घुलनशीलता की ध्रुवता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसकी ध्रुवता पर निर्भर करती है और आयनिक कंपाउंड जल में सामान्यतः घुलनशील होते हैं। कमरे के तापमान पर इनकी अवस्था क्या है? किस प्रकार के पाए जाते हैं कमरे के तापमान पर? कमरे के तापमान पर अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस या क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। आयनिक बॉन्ड ठोस होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब ताकतवर कौन है? आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। ठीक है, ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि ये भंगुर होते हैं, और ये कमजोर होते हैं क्योंकि ये लचीले और मुलायम होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल किस किस में पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड जो है वो धातु और अधातु दोनों में पाया जाता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड गैर धातुओं के बीच पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड धातु और अधातु दोनों के बीच पाया जाता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड गैर धातुओं के बीच में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या होते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय या गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के बीच असमान रूप से साझा किया जाता है। ऐसा तब होता है जब एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे की तुलना में अधिक होती है, जिसका अर्थ यह है कि साझा इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से आकर्षित करता है। जो ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के बीच असमान रूप से साझा करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए जल। जल का एक अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दोनों परमाणु अलग अलग है असमान रूप से। ठीक है, असमान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरीके से ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, यानी असमान रूप से साझा हुआ है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। इस तरीके से दोनों के बीच असमान रूप से साझा हुआ, इसलिए ये
ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में क्या होता है, ये तब बनता है जब समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का समान रूप से साझा होता है, यानी दोनों अणुओं के बीच, दोनों परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा होता है। जैसे H2 हाइड्रोजन अणु में क्या होता है, दोनों परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इसलिए वे समान रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बॉन्ड बनता है और ये दोनों एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी समान रूप से इलेक्ट्रॉन को साझा करने के कारण ये गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग, क्या महत्व है नर्सिंग के क्षेत्र में। नर्सिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में रासायनिक बंधन का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन नर्सिंग एंड मेडिसिन। देख लीजिए ये किस प्रकार से आपके नर्सिंग कोर्स में काम आएगा। रासायनिक बंधों के प्रकार को समझना औषधीय विज्ञान, जैव रसायन और चिकित्सा में बहुत ही आवश्यक होता है। यानी ये जो बॉन्ड बनने का निर्माण, मतलब किस प्रकार से बॉन्ड बनाए जाते हैं, किसके बीच बनते हैं, असमान समान किस तरीके के बनते हैं, गैर ध्रुवीय या ध्रुवीय। ठीक है, तो इनका ज्ञान होगा तभी आप क्या करेंगे, औषधीय विज्ञान, जैव रसायन और चिकित्सा के रूप में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे जो है औषधि निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की संरचना और व्यवहार, एंजाइम क्रियाकलाप, जैव आणविक अंतःक्रिया आदि को समझने में मदद मिलती है। जो बॉन्ड है, बॉन्ड के निर्माण से पदार्थों की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसका क्या व्यवहार है, जो भी पदार्थ बनाए हैं, एंजाइम एक दूसरे से किस तरीके से क्रियाकलाप करते हैं, जैविक क्रियाएं किस तरीके से होती हैं, इनको समझने में मदद मिलती है। औषधि डिजाइन यानी ड्रग डिजाइन। औषधि डिजाइन किस तरीके से इसका औषधि का निर्माण होता है, देखिए जो दवाओं की प्रभावशीलता इस बात से निर्धारित होती है कि दवा के अणु में परमाणु शरीर में विशिष्ट रिसेप्टर्स के साथ कैसे बंधते हैं, यह समझना कि बंधन आयनिक है या सहसंयोजक। यानी जो भी हम दवाओं का निर्माण करते हैं तो उसमें दवाओं के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बना है, ये आयनिक बॉन्ड है या सहसंयोजक, और इस बात को प्रभावित कर सकता है कि दवाएं कोशिका के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, यानी जो दवाएं हैं वो हमारे शरीर के कोशिकाओं के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगी, तो इसके लिए आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैविक रासायनिक प्रक्रिया में, जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बॉन्ड्स का क्या महत्व है। कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जैसे एंजाइम, सबस्ट्रेट अंतःक्रिया रासायनिक बंधों के निर्माण पर निर्भर करती हैं, जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंध शामिल हैं, जो प्रोटीन और डीएनए जैसे जैव अणुओं की स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी जो बॉन्ड है वो हमारे शरीर में जो डीएनए है, प्रोटीन है, उनमें किस प्रकार से स्थिरता लाते हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, तो इसके लिए भी आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को शामिल किया गया है, तो उसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका, शारीरिक प्रक्रियाओं में क्या भूमिका है बॉन्ड्स की। आयनिक बॉन्ड शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे जैव अणुओं की संरचना और कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आयनिक बॉन्ड है वो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। ठीक है, और जबकि जो सहसंयोजक बॉन्ड है वो हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे जैव अणु है उनकी संरचना और उसके कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्डिंग, इसका क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष, कंक्लूजन, देख लीजिए इसका क्या निष्कर्ष है यहां पर। केमिकल बॉन्डिंग का निष्कर्ष, रासायनिक बंधन ये समझने के लिए मौलिक है कि तत्व किस तरह से मिलकर यौगिक बनाते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा में पाए जाने वाले पदार्थों को बनाए रखने में मदद करते हैं। आयनिक और सहसंयोजक बंधनों की मजबूत समझ बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के जो छात्र हैं उनके यौगिकों, फार्मास्यूटिकल यौगिकों व्यवहार, जैव अणुओं की भूमिका और दवा की क्रिया और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के पीछे के तंत्र को समझने में मदद करती है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बीएससी नर्सिंग में जो छात्र होते हैं उनके फार्मास्यूटिकल यौगिक के व्यवहार, जैव अणु, उनकी भूमिका, दवाओं में किस प्रकार क्रिया करते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के पीछे का जो सिस्टम है उसको किस प्रकार समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये रासायनिक बंधन का अध्ययन किया जाता है। आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के गुण छात्रों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि मानव शरीर में और चिकित्सा अनुप्रयोग में पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं और जो भी चिकित्सा सुविधा है उनमें जो पदार्थ हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये भी बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड्स इसमें बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को विस्तार से समझा है। उम्मीद है आपको बहुत ही समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब हम एक नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।